जैसे हमने हॉस्टल से बाहर हम निकले तो एक ऐसी ब्लास्टिंग शुरू हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट हमला कर रहे थे। हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के सामने भी बम गिरा है, वीएन क्लास के। इस टाइम बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब एकदम ऐसा लगा जैसे सीरा था ना, सीरा बना दिया बिल्कुल खारगिल में लोगों ने। जब से नवीन भैया की खबर, हमारे सीनियर थे भैया, हमारे सीनियर थे, हाँ जी भैया, जब से उनकी खबर सुनी थी उसके बाद बच्चों ने डिसाइड किया कि हाँ नहीं रुकना है। उसके बाद मतलब एकदम से भगदड़ सी मच गई थी। आपको एक बंकर में रखा जाए, ऐसा बंकर भी ऐसा मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। बंकर भी ऐसा जहाँ इंसान 1 घंटा न रुक पाए, वहाँ हम 6 से 7 दिन रहे थे। पानी के लिए 4 किलोमीटर पैदल गए पानी लेने, क्योंकि पानी हमारा खत्म हो गया था। पानी ले रहे थे तो पानी मतलब आधी बोतल भरी थी, बोलते कितना और भरोगे, तो वो इंडियन को देख के पीछे हटाते थे कि पहले यूक्रेनियन बिलिंग करेंगे तब आप कराओगे। इंडिया में लिमिटेड सीटें हैं, आपको पता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडिया में 1 करोड़ रुपये में भैया हम नहीं कर सकते हैं MBBS। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। यूक्रेन और रसिया के बीच में जिस तरह की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लगातार भारत के भी तमाम स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भारत वतन वापसी जो है वो कर चुके हैं, आना शुरू हो गए हैं। फिरोज़ खान हमारे साथ हैं जो यूक्रेन के खार्किव शहर में थे और वहाँ पर जो है MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। आज सुबह ही जो है ये दिल्ली पहुँचे हैं, तो हम फिरोज जी से बात करेंगे और पूरा जो वहाँ का माहौल है वो मौजूदा स्थिति में वो कैसा है। जी बताइए आप कि हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी, हालात तो बहुत ही ज़्यादा भयानक थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर बताइए दर्शकों को कि खार्किव का क्या माहौल है और आप कब यहाँ पहुँचे हैं, कैसी स्थिति में आप यहाँ पहुँचे हैं। खार्किव का भैया इस टाइम तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब स्थिति तो पहले से ख़राब है, क्योंकि खार्किव नियर बाय बॉर्डर आता है। डेली अटैक होते थे वहाँ, हम सब बंकर में रहते थे। थोड़ा बहुत टाइम हमको खाने पीने के लिए मिलता था, मतलब एक टाइम पे तो फूड भी ख़त्म हो चुका था। पानी वाने की भी दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट खुलती नहीं थी। जितनी भी ग्रोसरी की शॉप थी सब बंद रहती थी। उसके बाद थोड़े बहुत टाइम के लिए खुलती थी, थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, जाते थे लेके आते थे। उसमें भी मिली या नहीं भी मिली, और रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। जो मतलब 10 ग्रीन का ब्रेड था उसको 100 ग्रीन कर दिया था उन्होंने। मतलब काफ़ी ज़्यादा रेट हाई हो गए थे। और फिर अब दिक्कत ये आने लग गई थी हमको, मतलब लास्ट टाइम में आके, जैसे 28 फ़रवरी को हम सामान लेने गए थे, तो दिक्कत ये थी कि मतलब वो लोग ना, अगर हम बिलिंग करा रहे थे तो वो इंडियन को देख के पीछे हटाते थे कि पहले यूक्रेनियन बिलिंग करेंगे तब आप कराओगे। पानी के लिए 4 किलोमीटर पैदल गए पानी लेने, क्योंकि पानी हमारा ख़त्म हो गया था। पानी ले रहे थे तो पानी मतलब आधी बोतल भरी थी, बोलते कितना और भरोगे, तो ये दिक्कत आती थी हमारे साथ। तो फिर 1 तारीख को हमने सबने डिसाइड करा कि हमको ऐसे निकलना है। 1 मार्च को हमने 28 की रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हमको ऐसे निकलना है, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब यह था कि यहाँ भी कब तक रहेंगे, एक जगह कब तक हम मतलब रुक सकते हैं बिना खाए पिए, और फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत होनी थी। फिर हमारे पूरे हॉस्टल का ग्रुप हमने सबने डिसाइड करा कि ग्रुप बना के निकलेंगे। 30 बच्चों का या 15 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, और उसको हर एक सीनियर या जो भी बच्चा ठीक ठाक है मतलब वो लीड करेगा, ऐसा लीडर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। उसके बाद हम 1 तारीख को सुबह 6 बजे वहाँ से निकले। जैसे हमने हॉस्टल से बाहर हम निकले तो एक ऐसी ब्लास्टिंग शुरू हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट हमला कर रहे थे। कहाँ के लिए निकले थे आप वहाँ? हम निकले थे रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन जी, हमको तो एड्रेस भी नहीं पता था। एक भैया थे भूपेंद्र भैया, वो हमारे लीडर थे, उन्होंने हमको सबको लीड किया। 30 बच्चों का हमारा ग्रुप था, और हमको टैक्सी नहीं थी, मेट्रो नहीं थी, कुछ नहीं थी, बसेस नहीं थी, कुछ नहीं था वहाँ पे। पैदल ही हमको सबको जाना था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी कि लड़कियाँ भी तो ग्रुप में थी, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर रही थी, पैनिक थी। अब लड़कियों को संभालें या खुद को संभालें, लेट के दीवारों के सहारे लग के हम वहाँ से निकले थे। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन थी। मेट्रो स्टेशन पे हमारी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और वो लोग ना यूक्रेन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे। कहाँ पहुँचे थे तो आप? खार्किव के रेलवे स्टेशन पर? हाँ जी, खार्किव के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, लवीव के लिए। लवीव के लिए वहाँ से लवीव के लिए ट्रेन थी। एग्जैक्टली वहाँ उस टाइम ना 3 ट्रेन थी, तो हम एग्जैक्टली टाइम पे पहुँच चुके थे। ट्रेन के अंदर हम चढ़े तो पहले क्या होता था, पहले यूक्रेनियन चढ़ेंगे। यहाँ का रूल रख रखा था उन्होंने कि पहले यूक्रेनियन चढ़ेंगे। अगर कोई मतलब थोड़ा बहुत भी इंडियन अगर मतलब ये करता था, चढ़ने की कोशिश करता, तो लोग मारते थे, ट्रेन से बाहर निकाल देते थे, मिसबिहेव करते थे। उसके बाद मतलब फिर ये था कि फिर अब लड़कियाँ चढ़ेंगी। उसके बाद लड़कों का नंबर आता था। ट्रेन में चढ़े, ट्रेन की जो मतलब जो स्पीड, नॉर्मल स्पीड में अगर हम खार्किव से लवीव का लगाएं डिस्टेंस, तो वो ट्रेन पहुंच जाती है मे बी 12 या 13 आवर्स में पहुंच जाती है। लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल होने के कारण हमारी ट्रेन बहुत ही स्लो स्पीड में गई, तो ट्रेन हमारी 27 घंटे में पहुँची थी। अब आप सोच सकते हो कि हम 27 घंटे रेगुलर खड़े होकर गए थे, क्योंकि जगह नहीं थी बैठने की भी ट्रेन में। उसके बाद हम लवीव उतरे। लवीव उतरने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, और लवीव को भी हाई अलर्ट कर दिया था उन लोगों ने कि यहाँ से भी जितने जल्दी से खाली कर दो। अच्छा। उसके बाद लवीव से हम चौक पहुँचे। चौक की डिस्टेंस है लवीव से मे बी 350-400 के समथिंग होगी। हम 4-5 घंटे लगे थे हमको। वहाँ से हमने कैब की,
कैब वाले ने हमसे 1500 ग्रेविन लिए, मतलब वो किसी से 1500 ग्रेविन, किसी से डॉलर में ऐसे पैसे ले रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे, मतलब बहुत दुगने पैसे लेते हैं। बच्चे पैनिक थे, कुछ पैसे से कुछ नहीं देख रहे थे। हम 22 बच्चे थे और 22 बच्चों ने हमने लगभग 1 लाख कुछ रुपीज़ इंडियन रुपीज़ को दिए थे। उसके बाद चौप आए, चौप पे हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन होने के बाद फिर हम वहाँ से हंगरी बॉर्डर के लिए क्रॉस हो गए। हंगरी बॉर्डर मतलब चौप पे लोगों ने बड़ा अच्छा मतलब हमारा स्वागत किया, यूक्रेनियन लोग थे वो भी। अच्छा, यूक्रेनियन। हाँ जी, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, वहाँ की लेडीज़ है, वहाँ के जेंट्स, हमको फूड रिक्वायरमेंट जो हमको रिक्वायरमेंट थी हमारी फूड की, वाटर की या टॉयलेट वगैरह की, सब हमको टाइम से दे रहे थे। इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इमिग्रेशन में भी यही गंदा रूल था कि पहले यूक्रेनियन का ही होगा, तो वहाँ हमको 5-6 घंटे वेट करना पड़ा, लाइन में लगे रहे। हम भूखे प्यासे थे क्योंकि खाने को मन नहीं कर रहा था, और खाना फिर मतलब थोड़ा अजीब सा था खाना था। वो अब भूखे प्यासे बच्चों को आप सो के ब्रेड खिलाएं तो दिक्कत होगी। वहाँ से लाइन में लगे, फिर यूक्रेनियन को पहले यूक्रेनियन को करा उन्होंने, फिर लड़कियों को आगे लिया। फिर वहाँ से हमें ट्रेन मिली, वहाँ से जो मतलब हंगरी की जो कैपिटल है, वहाँ से हम वहाँ के 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हम कैपिटल पहुँचे। वहाँ पे हमको इंडियन एम्बेसी वाले लोग मिले, उन्होंने हमारा स्वागत किया। वहाँ के बाद सारा जो हमारा सब कुछ हुआ वो इंडियन एम्बेसी ने हमको संभाला। वहाँ से हम पहुँचे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, खाने पीने की सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी, फूड वगैरह था, रहने का बैठने का सब कुछ था। और हम वहाँ से ही मतलब वहाँ से मेट्रो स्टेशन से सीधा हमको एयरपोर्ट ला गया। और कल हमारी शाम हंगरी टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 बजे हमारी ट्रेन थी। उसके बाद भी यहाँ दिल्ली सरकार कह रही थी हम अपने खर्चे पे लाएंगे, तो हंगरी बॉर्डर से, हंगरी से आपको जो यहाँ लाया गया है, तो वो खर्चा क्या सरकार ने? हंगरी बॉर्डर से पहले तो सारा खर्चा हमारा था। अच्छा। मतलब ट्रेन तो फ्री चल रही थी यूक्रेन में, लेकिन जो टैक्सी वगैरह थी वो फ्री नहीं थी। ट्रेन बिल्कुल फ्री थी, लेकिन ट्रेन कब तक फ्री थी? ट्रेन 1 मार्च जो शाम की इवनिंग की ट्रेन थी वो फ्री थी, लेकिन नाइट की ट्रेन जो थी 10 बजे की, उस ट्रेन ने हर बच्चे से $100 लिया था उन्होंने। जो मतलब वॉलंटियर्स थे सब ने $100 बच्चों से, लेकिन हमसे कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन हंगरी बॉर्डर तक जितना हमारा खर्चा हुआ है टैक्सी वगैरह का, या फिर हमारा मतलब और भी खर्चे हुए थे, वो सब हमारा खुद का था। लेकिन हंगरी में एंट्री करने के बाद हमारा कोई खर्च नहीं हुआ, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया। जी, ना हमारा फ्लैट का खर्चा, ना किसी चीज़ का खर्चा, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा करा। और बहुत अच्छी तरीके से हमारी टेक केयर किया गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारे एयरपोर्ट पर लाया गया, अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल थी, बस थी, हमको वहाँ थोड़ा बहुत घुमाया भी गया, जिससे बच्चे मतलब पैनिक थे वो ठीक हो जाएँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी। फिरोज जी, ये बताइए कि अभी कितने स्टूडेंट खारकीव से आ गए हैं? आप कितने स्टूडेंट्स आए थे आज, और अभी कितना लगता है कितने भारी संख्या में अभी स्टूडेंट वहाँ मौजूद? खारकीव सिटी में अभी मतलब अब तो बहुत कम बच्चे बचे हैं, लेकिन अब भी कुछ बच्चे हैं हमारे मिलने वाले हैं। बिलाल भाई हैं हमारे, मैंने उनसे बात की थी, बिलाल भाई से मैंने उनसे कल सुबह बात की थी, क्योंकि मैं जब निकल रहा था वहाँ से, मतलब मैं चौप से निकल रहा था हंगरी के लिए, तो उनका फ़ोन आया था कि आप लोग कैसे कैसे निकले खारकीव से लवीव के लिए, लवीव से फिर चौप के लिए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरे से बताया कि मेरे पास 400 से 500 बच्चे हैं अभी फंसे हुए, जिनको मैं निकाल रहा हूँ। लड़कियों को उन्होंने पहले निकाल दिया था, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा डर जाती हैं। एक बार को हम लड़के तो संभाल भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों के हमें देख कर डर रोती थी, फिर हमें भी रोना आता था उनको देख के, तो उनको पहले निकाल दिया। फिर उसके बाद अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हम वो मतलब आर्मी स्कूल है उसमें सेफ़ हैं सब बच्चे, लेकिन फिर भी अभी एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं कितने बच्चे फंसे, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे फंस गए थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये तो आपने अपनी सिचुएशन बताई, अभी खारकीव शहर के किस तरह का हमले वगैरह कैसे आप लोगों को लग रहा था वहाँ पर जो हो रही थी घटनाएं, किस तरह की घटनाएं हो रही थी, और कैसा डर खौफ का माहौल? भैया डर तो आप ये सोच सकते हो, सुबह से शाम तक अगर ब्लास्टिंग हो, आपको एक बंकर में रखा जाए। ऐसा बंकर भी ऐसा, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, बंकर भी ऐसा कि जहाँ इंसान 1 घंटा न रुक पाए। वहाँ हम 6 से 7 दिन रहे थे, मिट्टी सारे में, ना खाने का इंतजाम ना पीने का इंतजाम, और पूरे दिन ब्लास्टिंग हो, बाहर आने की अनुमति हमको ना हो, तो माहौल कैसा हो सकता है? एयरक्राफ्ट से हमले हो रहे हों, और 1 तारीख के बाद तो खारकीव का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। हमारे पास वीडियोस आती हैं या हमारे दोस्त हमको बताते हैं। एक हमारी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट भी है, वो भी उड़ गया है, हमको सुनने में आया है अभी। और जितने भी वहाँ पे शॉप वगैरह थी, या फ्रीडम पार्क था हमारी यूनिवर्सिटी के सामने, हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के सामने भी बम गिरा है वीएन क्राजिना के। इस टाइम बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब एकदम ऐसा लगा जैसे सीरिया था ना, सीरिया बना दिया बिल्कुल खारकीव में लोगों ने। आप कैसा फील कर रहे हैं ऐसे इतने बुरे माहौल से? अब आप इंडिया में आ गए तो कैसा लग रहा है? भैया अब तो सीधी बात है, घर वालों के पास आ गए तो खुशी की बात है, लेकिन अब भी टेंशन है, दोस्तों की टेंशन है जो वहाँ फंसे हैं भैया। अच्छा, नवीन की एक स्टूडेंट वहाँ पर मौत की खबर आई थी खारकीव शहर से ही, तो उस घटना के बाद मुझे लगता है और ज़्यादा आप लोगों के अंदर दहशत, डर बढ़ गया होगा। जब से नवीन भैया की खबर, हमारे सीनियर थे भैया, हमारे सीनियर थे, हाँ जी भैया, जब से उनकी खबर सुनी थी उसके बाद बच्चों ने डिसाइड किया कि हाँ नहीं रुकना है अब।
उसके बाद मतलब एकदम से भगदड़ सी मच गई थी। फिर वहाँ कोई नहीं रुका, लेकिन कुछ बच्चे थे जो फ्लैटों में रहते थे, तो फ्लैट वाले बच्चे ये थे, क्योंकि हमको फिर ऑर्डर मिल गया था हॉस्टल से भी, मतलब हमने बात की अपने हॉस्टल में, उन्होंने बोला हमसे कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, नहीं रुकना तो यहाँ से चले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद फिर ये मैं ये सोचा कि ये जिम्मेदारी नहीं निभा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली, जिम्मेदारी नहीं ले तो हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, इसलिए हम भैया वहाँ से आ गए। लेकिन कुछ बच्चे थे जो नहीं रुके, हमने उनसे बहुत बोला कि भाई चलो चलो, लेकिन वो नहीं माने, वो रुक गए। लेकिन वो लोग भी शाम के टाइम निकल गए थे। जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, ज़्यादा बच्चे उनमें वो मतलब फ्लैट वाले बच्चे फंसे हुए हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सरकार ने हमसे ये बोल दिया है, गाइडलाइंस सरकार कह रही है कि हमने जारी कर दिए हैं, सरकार ने कहा है कि आप बॉर्डर तक आ जाइए और बॉर्डर के बाद जो है हम आपको ले आएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारे सामने जो चुनौती है वो यहाँ पर है, यूक्रेन में है। अगर हम बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं या किसी दूसरे देश में पहुँच जाते हैं, रोमानिया या किसी और बॉर्डर पर चले जाते हैं, तो वहाँ से हम अपने खर्चे से भी जा सकते हैं। तो इस पर भी कुछ लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि यूक्रेन में लोग जो फंसे हुए हैं वहाँ पर उनको मदद नहीं मिल रही थी सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से मदद भैया सर पॉसिबिलिटी भी तो नहीं थी, वॉर में कैसे आ सकते थे। अब वॉर हो रहा हो, इतनी पैनिक सिचुएशन हो, गवर्नमेंट ने हमको ऑर्डर लेटर इशू कर दिया था एम्बेसी ने कि आप वहाँ तक आ जाएं, बॉर्डर तक आ जाएं। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि हम खुद आ जाते अपने खर्चे से, तो उनको मैं बोलूँगा भैया जितने भी फ्रेशर बच्चे थे हम, हमारे पास ना तो टीआर थी ना वीज़ा था, तो बिना टीआर वीज़ा के कोई हमको कंट्री एंट्री करने देती, कैसे हमको वीज़ा लगता। तो ये बात गलत है कि गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की है। गवर्नमेंट ने बहुत हमारी हेल्प की है, एम्बेसी ने बहुत हेल्प की है, लेकिन एम्बेसी के सामने भी परेशानी थी ना, वो भी मतलब कैसे आती वॉर की सिचुएशन में, कोई कैसे आ सकता है भैया। बिल्कुल सही बात है। घर वालों का लगातार कॉल मैसेज आते रहे होंगे, काफ़ी डर और काफ़ी सहमे हुए होंगे। भैया घर वाले तो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा घर वाले डरे हुए थे, उनको देख के हमको डर लगता था, क्योंकि हमको तो पता था कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, तो हम तो हैंडल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था ना कैसी दिक्कतें है, परेशानी है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक थे, सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और बहुत घर वाले दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सबके रेगुलर कॉल्स और मैसेज आते थे। जवाब देना ही बहुत दिक्कत था, क्योंकि फ़ोन को बैटरी सेव करके रखनी पड़ती थी, क्योंकि बंकर में चार्जिंग नहीं होता था। रात को हम हमारे हॉस्टल के नीचे बंकर था, रात को हम चोरी चुप के जाते थे, फ़ोन चार्जिंग पर ला के आ जाते थे नीचे, फिर फ़ोन लेके आते थे। तो दिक्कत तो बहुत झेली भैया, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इस लेकिन तरह की बातें भी सामने आई कि जो रूसी सेना है उसने इंडिया की कुछ लड़कियों को, स्टूडेंट्स वहाँ पर अगवा कर लिया है, वो टॉर्चर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, मेल फीमेल दोनों को। नहीं भैया, हमारे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, हमने मतलब हमने खारगी में हमने को तो कोई सुना नहीं है, मतलब हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना। कभी रूसी सेना से ऐसा मतलब फ्रंट टू फेस सामना हुआ, बस एयरक्राफ्ट से हमले हुए थे, ये देखा था। कभी मतलब रूसी सेना से आमने सामने नहीं हुए। अभी जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? बस भारत सरकार से ये अपील है, जो खारगी में बच्चे फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि हम दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलते हैं वो लोग। क्योंकि अब 1 तारीख से बाद में, जब 1 तारीख से हमला ज़्यादा तेज़ कर दिया है, 1 तारीख से बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, इतना कि आप सोच नहीं सकते। फिरोज जी, हमने देखा कि बहुत भारी संख्या में भारतीय स्टूडेंट विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में भी करीब 18 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स की खबरें बताई जा रही थी। सोशल मीडिया पर एक धड़ा था जो चर्चा कर रहा था कि ये स्टूडेंट वहाँ गए ही क्यों थे पढ़ाई करने के लिए, विदेश में पढ़ाई करने के लिए ही क्यों जाते हैं, किस तरह से देखते हैं? भैया मिडिल क्लास हैं, अभी इंडिया में लिमिटेड सीटें हैं, आपको पता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडिया में 1 करोड़ रुपए में भैया हम नहीं कर सकते MBBS, थोड़ा वहाँ कम कॉस्ट में हो जाता है, ये भी कारण था। इतना खर्चा नहीं होता है, ये लोगों की सोचे क्या कर सकते हैं, इसको जैसे सोचना है वैसे सोचता है भाई। कितना वहाँ कितना खर्चा होता है और इंडिया की कितनी फीस लग रही है MBBS में? अलग अलग मतलब वो यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है भैया। अलग यूनिवर्सिटी, आप लव जाओगे, आप KNMU जाओगे, आप VN जाओगे, जैसी यूनिवर्सिटी है वैसे खर्चा है, और अलग अलग कंट्री पर डिपेंड करता है। मतलब कोई एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इतना है, अप्रोक्स वही 35 to 30-40 अप्रोक्स। अगर भारत सरकार यहाँ पर जितने पैसे में वहाँ MBBS हो रहा है, अगर भारत सरकार यहाँ पर कराए या यहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो ये कोर्सेज कराएं, तो शायद वहाँ जाने की या दूसरे देश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भैया अपना देश कौन छोड़ेगा, अगर यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। देश को छोड़ना, घर वालों को छोड़ना, पराए देश में जाना, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इससे लोगों को फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन पता नहीं होता क्या करना है, दूसरा देश होता है। तो अगर सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होंगी तो कौन अपने देश को छोड़ के जाएगा, कोई नहीं जाएगा भैया।
बिल्कुल। और हमें ये भी लगता है कि जिस तरह से नवीन हमारे बीच नहीं रहे, अगर भारत सरकार यहाँ पर या यहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैं वो कम फीस में अगर MBBS कराती तो शायद नवीन भी आज हमारे बीच में होते। जी बिल्कुल, नवीन उनके लिए बहुत दुख है। आप सोच सकते हो फैमिली के क्या फेस कर रही होगी। 4th ईयर था उन भैया का और अब उन फैमिली के बीच में नहीं रहे, तो अगर ऐसी फैसिलिटी यहाँ होती तो शायद वो आज हमारे बीच होते, या मतलब या पहले से ही ऑर्डर इशू हो जाता। कि असल में क्या होता था, MBC जो है वो वेस्टर्न बच्चों की तरफ ध्यान दे रही थी शुरू में, ईस्टर्न बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, जबकि खतरा सारा ईस्टर्न पार्ट में था, खारगिल साइड में खतरा था। लेकिन MBC कहाँ से निकाल रही थी बच्चों को? लवीव साइड से, लवीव हुआ, टर्नोपिल हुआ या फिर इवानो हुआ, यहाँ से बच्चे निकाल रही थी। उसके बाद भैया हमने बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाई, ट्विटर पे टैग किया, सब कुछ किया। उसके बाद 28 को MBC का एक लेटर इशू हुआ, स्पेशल लेटर ईस्टर्न पार्ट के लिए। उन्होंने बोला कि जैसी भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ से निकल जाएं, बस कैसे करके आप वेस्टर्न पार्ट में आ जाए, उसके बाद हम आपको ले जाएंगे। और फिर हमने यही सोचा कि 1 मार्च को फिर हम वहाँ से निकल गए। क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो है सीट्स जो है वो बढ़ाई जाएं, जो प्राइवेट जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से एजुकेशन महंगी हो रही है वो कम होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाएं? आपको लगता है? बिल्कुल कम होनी चाहिए भैया, सीटें बढ़नी चाहिए, फ़ीस बहुत कम होनी चाहिए। अगर फीस और सीटें बढ़ जाएंगी तो कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, सब अपने देश में रहेंगे, अपने फैमिली के बीच, अपने परिवार के पास में रहेंगे। तो हमारे साथ फिरोज़ खान थे जो उत्तर प्रदेश में हापुड़ ज़िले के रहने वाले हैं। MBBS करने के लिए यूक्रेन गए थे और वहाँ के किस तरह का क्राइसिस है वो आप सब देख ही रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं।